सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो साइकोलॉजी हम पढ़ रहे थे, जिसमें से लर्निंग कल हमने कर लिया। आज का जो आपका टॉपिक है वो है मेमोरी। कि जो भी आप चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग से पहले हमने किया था कि कैसे जो चीजें हम परसीव करते हैं, कैसे उनका परसेप्शन करते हैं। परसीव होने के बाद फिर कैसे आप उनको सीखते हो। सीखने के बाद कैसे वो आपकी मेमोरी में स्टोर होती हैं चीजें। अब वो हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल मेमोरी क्या है? कि जो भी आपके पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप टाइम पे आपको याद आ जाए। जो आप अभी पढ़ रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, याद ही कर रहे हो, इसमें अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को। और आपका पर्पस क्या है कि जब आप एग्जाम देने जाएं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो आज आप पढ़ रहे हो, तो वो आपके एग्जाम टाइम पे रिकॉल भी हो जाए। तभी आप उसको मेमोरी बोलोगे। अगर रिकॉल नहीं कर पाए, याद ही नहीं आया, तो मतलब वो आपकी मेमोरी नहीं बनी थी। सिंपल है। ठीक है। तो द फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑन मेमोरी वाज डन बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगबर्ग। तो ये याद रखना है कि फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी किसने की थी मेमोरी के ऊपर? हर्मन एबिंगबर्ग। ठीक है। ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, नाम याद करना है। He found that the loss of any learning material does not happen at the same pace and completely with increasing time interval. ठीक है। कि कुछ चीजें आपने देखी होंगी कि जो बचपन में आपको चीजें याद थी, या फिर बचपन की जो आपको यादें हैं, वो अब आपको सारी की सारी याद नहीं, या फिर बहुत सिलेक्टेड याद है, जिन्होंने ज्यादा ही कोई इम्पैक्ट डाला हो आपकी लाइफ के ऊपर, कोई चोट लगी हो, ठीक है, या फिर कहीं गए हो घूमने के लिए। तो हो सकता है वो याद हो, लेकिन बाकी कुछ भी आपको याद नहीं मिलेगा। तो इसने यही बोला है कि जो लर्निंग मटेरियल का लॉस है, यानी कि जो आपने सीख लिया है, वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन इसका लॉस सेम पेस पे नहीं होता है। कि सेम पेस का मतलब है कि जैसे मान लिया आपके पास 10 इंफॉर्मेशन है, और 10 की 10 आपकी मेमोरी में। तो आज एक लॉस हो गई, 9 रह गई। कल दूसरी होगी, 8 रह जाएंगी। फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे ऐसे करके सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है। ये हो गया सेम पेस कि मतलब एक गिवन टाइम में फिक्स एक अमाउंट की मेमोरी लॉस हो रही है। ठीक है। ये बोलता है कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है। वो हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर है कि हम कितना उसको जल्दी भूलते हैं। जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है। और धीरे धीरे जब वो बड़े होते जाते हैं, तो चीजों को भूलना थोड़ा सा उनका कम होता जाता है। और जैसे आपकी एज में पहुंच गए, तो आपकी एज में पहुंचने के बाद जो चीजों को भूलना है, वो स्थिर हो जाता है। उनका पेस जो है, वो पेज तो वेरी करेगा, लेकिन बोलना उनका ये मान लो कि फिक्स हो जाता है कि ये इतने टाइम के बाद ही ये चीजें भूलेंगे। और या तो नहीं भूलेंगे, अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो भूलेंगे भी नहीं। उनकी परमानेंट मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है। तो ये बोला है हरमन एबिंगस ने। फिर एक दूसरे मनोवैज्ञानिक थे, ब्रिटिश ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक बार्टलेट। इन्होंने क्या बोला? On the basis of its story related experiment and picture drawing related experiments explain that। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। मेमोरी इज नॉट ए पैसिव प्रोसेस। ये कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है। मतलब कि अपने आप हो जाए, स्पॉन्टेनियस चलते रहे, आपको पता भी ना चले, और कोई चीज आपको याद हो जाए, और वो आपकी परमानेंट मेमोरी भी बन जाए, और आप उसको रिकॉल भी कर लें। ठीक है। तो मेमोरी कोई ऐसी चीज नहीं है। ये एक एक्टिव और क्रिएटिव प्रोसेस है। ठीक है। मतलब आपको एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपका एक्टिव योगदान इसमें चाहिएगा। और थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से ही आप चीजें याद कर पाते हो। कि जैसे जब हमने एनाटॉमी की थी, उसमें क्रेनियल नर्व्स पढ़ी थी आपकी, तो डायरेक्ट सीक्वेंस करने में हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाता। लेकिन जब हमने उसकी शॉर्ट ट्रिक बना ली, यानी कि थोड़ा सा आपने उसको क्रिएटिव बना दिया, कुछ क्रिएशन उसमें कर दी अपनी,
इस जिसके बाद आपको एज इट इज सीक्वेंस क्रेनियल नर्व की याद हो गई थी। तो यानी कि ये एक एक्टिव प्रोसेस और क्रिएटिव प्रोसेस है, इन विच देयर इज ग्रेजुअल चेंज एंड मॉडिफिकेशन इन रिट्राइवल विद टाइम इंटरवल। टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा चेंज इसमें आता रहेगा, कि जैसे मान लिया ये पूरा चैप्टर ही है, ठीक है, पूरी स्लाइड मान लो, चलो इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन से इसमें, ठीक है। तो आज आप 9 की 9 लाइन एज इट इज, कि कहाँ कॉमा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, ये आप एज इट इज इसमें याद कर लो। लेकिन 10 दिन के बाद देखेंगे कि इसमें से ना कॉमा फुल स्टॉप थोड़ा सा धुंधले हो गए हैं आपकी मेमोरी से, कि कॉमा कहाँ पे था, फुल स्टॉप कहाँ पे था। फिर अगले 10 15 दिन में आप देखोगे कि इसमें से शब्द भी गायब होने लग जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार तो, ठीक है। और हो सकता है 2 महीने 3 महीने 10 महीने के बाद आपको ये याद आना भी बंद हो जाए, ठीक है। ओम पूनम, ओम केशव, नमस्ते सौरभ, ठीक है। तो ये मतलब है इसका। इसने तो बोला कि सेम पेस पे नहीं होगी, ठीक है। इसने बोला कि धीरे धीरे वो लॉस्ट होती जाएगी, और ये एक्टिव और क्रिएटिव प्रोसेस है। इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि मेमोरी प्रोसेस को एक्टिव और क्रिएटिव किसने बोला है? तो फ्रेडरिक बार्टलेट ने बोला है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला आता है इसकी डेफिनेशन। ये हिंदी में, ये देख लेना। मेमोरी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। ये उसकी एबिलिटी है कि कितना इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। कि जैसे पेन ड्राइव आती है, मेमोरी कार्ड आते थे पहले, तो उनके ऊपर लिखा होता था कि 32 GB का है, 64 GB का है ना। तो यानी कि ये उनकी कैपेसिटी लिखी हुई है। ऐसे ही ह्यूमन ब्रेन की भी एबिलिटी है कि वो कितना इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। एक्वायर्ड बाय हिम इन हिज ब्रेन, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ ए पर्सन डेली लाइफ। कि दिनचर्या में वो जो भी चीजें करता है, जो हमने बायोलॉजिकल क्लॉक किया था, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आपकी मेमोरी बनती चली जाती है, जो भी आप डेली एक्टिविटीज करते हो। मेमोरी इज नॉट एन इंटरनल पावर, ये कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, बट लाइक अदर मेंटल प्रोसेसेस सच एज परसेप्शन, सेंसेशन, थिंकिंग, इट इज ऑल्सो ए मेंटल प्रोसेस, ठीक है। ये कोई पावर नहीं है किसी में याद करने की जो शक्ति है वो ज्यादा है, किसी में याद करने की शक्ति जो है वो कम है। कि जैसे परसेप्शन हमने किया था, परसीव परसेप्शन, कि एक टाइम पे आप एक ही कर पाते हैं। सेंसेशन, एक ही टाइम पे एक ग्रहण कर पाते हैं। विचार, तो ये जितना आप प्रैक्टिस इसकी करते जाएंगे, एक प्रोसेस है ये, और प्रोसेस जो भी हो, उस प्रोसेस की जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार एक्सरसाइज करेंगे उसकी, तो वो जो उसकी क्षमता है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्योंकि जन्म से ही कोई बुद्धिमान पैदा हो जाता है, नहीं, वो बार बार अपना उस लेवल पे प्रैक्टिस करता है, और इम्प्रूवमेंट वो अपनी मेमोरी में करता जाता है। इन साइकोलॉजिकल लैंग्वेज, memory is an active cognitive system in which a person organizes and refines the information। ऑर्गेनाइज करता है, रिफाइन करता है वो इंफॉर्मेशन जो वो अपने सेंसेस से कलेक्ट करता है, एंड स्टोर इन हिज ब्रेन एंड रिट्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरेज व्हेन रिक्वायर्ड। और जब जरूरत होती है तब वो उसको याद कर लेता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ, वुड्सवर्थ ने क्या बोला है कि मेमोरी, रिमेम्बरिंग और रिप्रोड्यूसिंग समथिंग आफ्टर लर्निंग, इट इज कॉल्ड मेमोरी। कि किसी चीज को याद करना और रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि एक बार तो प्रोड्यूस हो चुकी है वो, और आपने उसको याद कर लिया, दोबारा जब आपको जरूरत पड़े तो वो आपके सामने प्रोड्यूस हो जाए, या फिर आपके सामने प्रस्तुत हो जाए, तो उसको स्मृति बोला है वुड्सवर्थ। ये हिंदी में है। फिर इसके बाद आता है इसका टाइप्स, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक बने, इंपॉर्टेंट स्लाइड है सबसे। मेमोरी रेफर्स टू द, ठीक है, और अलग तरीके से डेफिनेशन है इसकी। साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो, पहले तो एक्वायर करना, ग्रहण करना, फिर उसको स्टोर करना, फिर उसको स्टोर किए रखे रखना, ठीक है। देखा होगा ना आपने कि जैसे रसोई घर में
आप कोई सामान बाहर से एक्वायर करके लेके आते हो, ग्राइंड करके बाहर से लेके आते हो, उसको स्टोर कर देते हो फ्रिज में या फिर जो भी आपका कबर्ड है उसमें। तो थोड़े टाइम के बाद अगर वो खाने पीने की चीज है और वो स्टोर किए रखी आप, तो थोड़े दिन के बाद वो खराब हो जाती है और आप निकाल के उसको बाहर फेंकते हो। ठीक है। या फिर कोई चूहा वगैरह खा जाता है मान लिया, तो उसको प्रोटेक्ट करना, जो आपने स्टोर किया है उसी को स्टोर किए रखना, मतलब अंदर ही बनाए रखना उस इंफॉर्मेशन को, और बाद में जब जरूरत हो तो उसको रिट्राइव कर लेना, दोबारा से बुला लेना उसको जरूरत के हिसाब से रिकॉल कर लेना। ये होता है मेमोरी। ठीक है। तो इसमें ये चार शब्द इंपॉर्टेंट है: एक्वायरिंग, स्टोरिंग, रिटेनिंग एंड रिट्राइव। ये तो है इसकी डेफिनेशन। टाइप्स क्या क्या है इसके? तो तीन मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। पहला तो यही है कि आप स्टोर करोगे, और स्टोर करने से पहले क्या करेंगे, हम उसके ऊपर लेबल करेंगे। कि जैसे जब भी आप बाहर से सामान लेके आते हो, तो डिब्बे के ऊपर पर्ची चिपकाते हो उसमें कि इसमें क्या डला है। ठीक है, अगर वो ट्रांसपेरेंट डिब्बा नहीं है तो उसको बोलते हैं आप एक कोडिंग कोड उसके ऊपर लगा रहे हो, चिट लगा रहे हो उसके ऊपर। तो पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के पास आएगी, उसके ऊपर आप चिट लगाओगे कि ये कौन से एरिया में जाके स्टोर होगी, यानी कि उसको एनकोड करोगे। एनकोड करने के बाद उसको स्टोर करोगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करेंगे, यानी कि पुनः प्राप्ति उसकी कर लेंगे। तो ये है आपके इसके तीन प्रोसेस। इन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक बना है। पहला क्वेश्चन इसमें से बना है, सेकंड स्टेज ऑफ मेमोरी पूछ लिया उन्होंने, तो स्टोरेज आंसर। ठीक है। फिर पूछ लिया कि निम्न में से कौन से जो मेमोरी के तीन मेजर प्रोसेस है, निम्न में से कौन से हैं? तो उसमें तीनों दिए हुए थे और दो ऑप्शन कुछ और थे, तो यानी कि तीनों आप ऑप्शन टिक करके वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है। तो अब ये इस दो टाइप से क्वेश्चन बन चुका है। हो सकता है अगली बार तीसरी स्टेज पूछ ले, थर्ड स्टेज ऑफ मेमोरी, या फिर फर्स्ट स्टेज पूछ ले। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू चैपलिन, चैपलिन ने क्या बोला है? द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग मेमोरीज ऑफ ए सब्जेक्ट, कि किसी वस्तु की जो मेमोरी है उसको रिटेन करना, इसका प्रोसेस क्या है? लर्न अर्लियर एंड ब्रिंगिंग देम इनटू द प्रेजेंट कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड मेमोरी। सेम ही चीज बोली है, बस इसने बोल दिया कि जो रिटेन करने का जो प्रोसेस है, उससे लेके और उसको वापस से यूज में लेके आना प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में, यानी कि अभी आपको जरूरत है किसी चीज की, 10 साल पहले सीखी थी कोई चीज। ठीक है, तो वो 10 साल आपने क्या की, मेमोरी को रिटेन किया उस चीज को। और जब आज के टाइम पे प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में आपको उसकी जरूरत है, तो आप अब आज के दिन उसको बुला रहे हैं वापस से कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो रिकॉल या फिर रिट्राइविंग उसको बोल देते हैं। ठीक है। तो ये टाइप्स भी मान सकते हो इसके, और तीन मेजर प्रोसेस भी मान सकते हो इसके। तो तीन तरीके से इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं हम। पहला है एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट। दूसरा है इसका टाइप स्टेज के अकॉर्डिंग, कि पहले आएगा सेंसरी मेमोरी, फिर दूसरे नंबर पे आएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरे नंबर पे आएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी। प्रोसेस के आधार पर तीन हम पढ़ के आ चुके हैं अभी: एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। ठीक है। तो अब एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। पहला आता है प्रोसेस के आधार पर, हम करते हैं पहले एनकोडिंग। कि एनकोडिंग का मतलब क्या है, ये हम कम्युनिकेशन में भी पढ़ के आए हैं। कि एनकोडिंग क्या होती है, कि जब भी सेंडर कोई मैसेज रिसीवर के पास भेजता है किसी माध्यम से, तो वो उस मैसेज को, सेंडर उसकी एनकोडिंग करता है। ठीक है। और रिसीवर फिर उसको डिकोड करता है। ये हम कम्युनिकेशन में अभी करके आए हैं लेटेस्ट। ठीक है। तो रजिस्टरिंग द इनकमिंग इंफॉर्मेशन इन सच ए वे दैट इट मैचेस द मेमोरी सिस्टम। ठीक है। कि जो भी आपका मेमोरी सिस्टम है, जो भी तंत्र है, कि जैसे देखा होगा आपने, मान लिया आपका कोई स्टोरेज, फ्रिज में ही कोई चीजें स्टोर करते हो आप। मान लिया दूध को स्टोर करते हो, या फिर लस्सी को स्टोर करते हो, या फिर कुछ ऐसा है जिसमें से स्मेल आती है थोड़ी सी। ठीक है। या फिर सब्जियां भी साथ में ही रखी है, और चीजें जो रखी हैं उनकी स्मेल से वो चीज खराब हो सकती है, तो आप उसमें क्या करते हो स्टोरेज के लिए?
जो भी जिस पात्र में भी, जिस बर्तन में दूध या फिर और कुछ और चीज होती है, उसको आप ढक देते हो। यानी कि वो जो एक स्टोरेज सिस्टम था आपका, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है। ऐसे ही मेमोरी का भी कंसेप्ट चलता है कि जो भी आप चीजें याद करते हो, क्योंकि हजारों लाखों तरह की चीजें आपको याद रखनी पड़ती है। ठीक है। आपको बैठने का सलीका, चलने का, कि कैसे मैंने चलना सीखा था, तो उसको आप हमेशा याद रखते हो। ठीक है। एक बार चलना सीख गए खड़े होके, तो ऐसा नहीं है कि बार बार गिरते ही रहते हो, डेली आपको सीखना ही पड़ता है। ठीक है। एक बार आपने उसको सीख लिया, फिर आप बस उसकी प्रैक्टिस करते हो। फिर आप खाना खाना भी सीखते हो, आपके ग्लैंड्स जो है जूस बनाना सीखती हैं। और आप बोलना सीखते हो, कुछ इंग्लिश के वर्ड बोलना सीखते हो, कुछ हिंदी के सीखते हो। आप पढ़ाई करना सीखते हो। यानी कि ये अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है जो एक ही जगह आपने स्टोर करनी है, कहाँ पे, ब्रेन में। तो वो जो मेमोरी सिस्टम है, उसके हिसाब से आपको मॉडिफाई उसको करना पड़ेगा, पैकेजिंग उसी तरह से उसकी करनी पड़ेगी जैसा आपकी मेमोरी सिस्टम में वो चीज स्टोर हो सकती है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है एनकोडिंग। ठीक है। तो दो टाइप इसके मेनली देखने को मिलते हैं। एक होता है जिसमें आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अपने, कि मैं कैसे याद करूं। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका क्रेनियल नर्व्स। कि क्रेनियल नर्व्स में आपने क्या किया, अपनी मर्जी से उसकी एक सीक्वेंस बनाई, शॉर्ट ट्रिक बनाई, और आपने वो याद कर ली। ठीक है। दूसरा तरीका है कि आपको ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, वो ऑटोमेटिक आपने एक बार रीड किया और ऑटोमेटिक उसके एनकोडिंग होके वो स्टोर हो गया। ठीक है। तो ये दो टाइप के आते हैं। पहला आता है एक्सप्लिसिट या फिर एफर्टफुल एनकोडिंग, या फिर इसी को बोला जाता है इंटेंशनल एनकोडिंग। यानी कि जिसमें आपके एफर्ट्स लगते हैं, जिसमें आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ती है, और उसी को बोला जाता है एक्सप्लिसिट एनकोडिंग। दूसरा होगा इम्प्लिसिट या फिर ऑटोमेटिक या फिर इंसिडेंटल। ये हम कल भी करके आए हैं कि एक इंसिडेंटल लर्निंग होती थी, ठीक है, और एक इंटेंशनल लर्निंग। तो ऑटोमेटिक एनकोडिंग इनमें हो जाएगी। तो ये था आपका एनकोडिंग। फिर इसके बाद अगला आता है स्टोरेज। ये एनकोड तो कर लिया आपने, यानी कि पहली स्टेज आपने पार कर ली, तो आप दूसरी स्टेज पे पहुंच गए हो जिसका नाम है स्टोरेज। अब वो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करनी है एक बहुत अच्छे तरीके से, ताकि वो लॉस्ट ना हो, खराब ना हो वो इंफॉर्मेशन। ठीक है। स्टोरेज इज ए प्रोसेस इन विच द इंफॉर्मेशन एंड स्टिमुलाई रिसीव्ड। जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी स्टिमुलस आपके पास आता है, रिसीव करो उसको। तो इंफॉर्मेशन और उत्तेजनाएं जो भी आपके पास आती है, ठीक है, वो कुछ समय के लिए स्टोर रहती है। कि जैसे मान लिया अभी आपने कोई चीज गर्म या ठंडी फील की, तो वो काफी देर तक आपको सेंसेशन बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि बर्फ आपने हाथ पे एक बार लगाई और हटा ली तो तुरंत आपकी उसकी सेंसेशन भी चली जाएगी। थोड़ी देर तक आपको लगता रहता है कि यहाँ पे कुछ ठंडा लग रहा है। तो कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेगी वो। 2 मिनट वेट कीजिए, तब तक इसको आप पढ़ लीजिए। स्लाइड लिया है सभी ने, क्या समझ में आया इसमें? कि स्टोरेज में क्या होगा, कि जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी उत्तेजनाएं आपके पास रिसीव होंगी, वो कुछ टाइम के लिए स्टोर रहे। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, सम टाइम। कि कुछ टाइम के लिए ही पहले स्टोर होगी वो। जब आप उसका बार बार अभ्यास करेंगे, या फिर अपना कॉन्शियसली अपनी चेतना के आधार पर उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर देते हैं, जब तक वो कुछ टाइम तक ही रहेगी, बाद में वो चली जाएगी। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा, अगर किसी टॉपिक का आप रिवीजन ना करें, ठीक है, 2 या 3 बार रिवीजन ना करें,
तो ये पढ़ा हुआ आपका, एक बार पढ़ा हुआ थोड़े टाइम के बाद आप भूल जाते हैं। ठीक है? तो इसीलिए कोई भी चीज स्टोरेज में रिटेंड करने के लिए, बनाए रखने के लिए स्टोरेज में बार बार उसका अभ्यास जरूरी होता है। इन द स्टेट ऑफ स्टोरेज द इंफॉर्मेशन एंड स्टिमुलाई that have entered the memory are retained for some time. This state is also called retention. ठीक है, स्टोरेज कह लो या रिटेंशन कह लो। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में आपको पूछ ले सेकंड स्टेज कौन सी है, और स्टोरेज ऑप्शन में नहीं मिले, रिटेंशन आपको ऑप्शन में मिले। ठीक है, तो रिटेंशन और स्टोरेज एक ही चीज है। फिर तीसरा आता है कि आपने स्टोर भी कर ली इंफॉर्मेशन को। तो स्टोर की इंफॉर्मेशन में करते क्या है? ऐसा थोड़ी है कि डस्टबिन है हमारा ब्रेन और बस इकट्ठी कर रहे हैं हम चीजें, स्टोर कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, जैसे आपके घर में भी स्टोर होगा, तो वहां चीजें आप स्टोर कर लेते हैं, लेकिन कबाड़ तो स्टोर करते नहीं है, उसको तो आप बाहर डाल देते हैं कूड़ेदान में। ठीक है, तो जो आपकी यूज की चीजें हैं लेकिन इमीडिएट आपको नहीं चाहिए वो, ठीक है, थोड़े दिनों के बाद जरूरत पड़ती है या फिर कई कई दिनों में जिसकी जरूरत पड़ती है, वो चीजें आप स्टोर में रख लेते हो। और जब जरूरत पड़ती है तो स्टोर में से वो चीजें निकाल लेते हो। ऐसे ही इंफॉर्मेशन का है कि जब जरूरत पड़ेगी तो स्टोरेज में से हम वो इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेज है ये रिट्राइवल, या फिर इसी को बोला जाता है रिकॉल। इन दिस स्टेज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी इज रिकॉल्ड एंड सर्च्ड। ठीक है, जिस भी इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत हो, जैसे हम स्टोर में जाके ढूंढते हैं कि जो हमें जरूरत है अभी, तो वो सामान रखा कहाँ पे है, तो ऐसे ही ब्रेन में प्रोसेसिंग चलती है, मेंटल प्रोसेसिंग चलते हैं कि इसको कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, वही इंफॉर्मेशन क्या होगी, रिकॉल होगी, क्योंकि स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बहुत सारी होगी। रिट्राइवल इज ए प्रोसेस इन विच एज पर द नीड, जैसी जरूरत होगी, ए पर्सन सर्चेज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वो उस इंफॉर्मेशन को खोजता है जिसकी इसको जरूरत है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द स्टोरेज, एंड ट्राइज टू रीच इट, और उसको याद करने की कोशिश करता है। दिस स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड रिमेम्बरिंग। री मतलब दोबारा से, मेमरिंग मतलब एक तरह मान लो मेंबर, कि दोबारा से उसको अपनी चेतना का मेंबर बनाना, ये रिट्राइवल। ठीक है, याद करना। और इसी का दूसरा नाम रिकॉल भी है और रिमेम्बर भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये, कहीं ये रिट्राइवल ऑप्शन में ना मिले और आप इसी को ढूंढते रहो और रिकॉल और रिमेम्बरिंग को इग्नोर कर दो ऑप्शन को, तो सेम चीज होती है। ठीक है, तो ये पढ़ ली है हमने। अब तीन इसके प्रोसेस हैं, तीन इसकी प्रक्रियाएं हैं जो हम पढ़ के आए हैं, वही है तीन मेंटल प्रोसेस जो किया था ना, तो उन्हीं को एक जगह पे लिखा है। अगर इस स्लाइड को भी आप कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, कि एनकोडिंग जो है वही है, उसका समराइज है, एक स्लाइड जो अभी पीछे पड़ा है हमने, उसकी समरी है। एनकोडिंग में हमने दो टाइप की एनकोडिंग की, एफर्टफुल और ऑटोमेटिक। एफर्टफुल को ही हमने एक्सप्लिसिट भी बोला और इंटेंशनल भी बोला। ऑटोमेटिक को ही हमने इम्प्लिसिट बोला या फिर इंसिडेंटल भी बोला। ठीक है, और एनकोडिंग क्या है? रजिस्टरिंग द इनकमिंग इंफॉर्मेशन इन सच ए वे दैट इट मैचेस द मेमोरी सिस्टम। स्टोरेज हो जाएगा स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, सिंपल भाषा में। रिट्राइवल हो जाएगा रिकॉल करना उस इंफॉर्मेशन को जब जरूरत हो। ठीक है, तो ये तीन इसके प्रोसेस पढ़े हैं हमने। इसमें एक एक वर्ड और देख लो कि एनकोडिंग में क्या होगी। ये एक बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, एनकोडिंग में क्या होगा? इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होगी इंफॉर्मेशन की, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे इंफॉर्मेशन, एक्वायर इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद दूसरा आ जाएगा स्टोरेज। इसमें क्या करेंगे? मेंटेन करके रखेंगे, मेंटेन करेंगे इंफॉर्मेशन को। आपके में नहीं आया है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आया है मैच द कॉलम में, लिख दिए और आगे तीन ऑप्शन लिख दिए इसमें। ठीक है, फिर तीसरा आता है इसमें रिट्राइवल।
कि इसमें क्या करोगे फिर, रिकॉल, रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को दोबारा से बुला लो। ठीक है, तो ये स्लाइड भी आपको याद रखना। फिर इसके बाद आता है मेमोरी के मॉडल्स, कि क्या क्या जो है इसके मॉडल्स आते हैं स्मृति के। तो इसमें मेनली आपके जो सबसे मेन है वो एक ही मॉडल है, कुछ ज्यादा मॉडल इसमें नहीं है, जिसको बोलते हैं हम रिचर्ड एटकिंसन या फिर रिचर्ड शिफरिन का सिद्धांत। उनका मॉडल है ये, इन्हीं ने दिया है ये। सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, दिस थ्योरी आउटलाइंस थ्री डिफरेंट स्टेजेस और टाइप्स ऑफ मेमोरी। कौन से, जो हम पढ़ के आए हैं, किसमें, जो टेबल की थी उसमें पढ़ा था हमने, स्टेज के आधार पर। तो स्टेज के आधार पर इन दो मनोवैज्ञानिकों ने मेमोरी के मॉडल्स बताए। पहली स्टेज क्या थी, कि आपके पास कोई सेंसेशन, कि जैसे मान लिया, जैसे गर्म ठंडा ही ले लो, कि कोई चीज गर्म आपकी स्किन पे लग गई, तो सेंसरी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सेंसरी न्यूरॉन लेके गए सिग्नल को ब्रेन के पास, ब्रेन ने फिर क्या किया, वापस से उस एरिया की मांसपेशी को मोटर न्यूरॉन के माध्यम से मैसेज दिया, कॉन्ट्रैक्शन करो और हाथ को पीछे खींचो। ठीक है, तो तुरंत हाथ हमारा पीछे आ जाता है जैसे हमें कोई गर्म चीज लगती है। तो यानी कि पहले आपकी बनेगी सेंसरी मेमोरी, सेंसेस एक्टिवेट होंगे आपके। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज आप सीखोगे तो या तो सुन के सीखोगे, या देख के सीखोगे, या जो भी स्मेल आती है उससे उससे सीखोगे, जीभ से टच करके सीखोगे, जैसे बच्चे सीखते हैं स्टार्टिंग स्टेज में, जो हमने 5 स्टेजेस की थी साइकोसेक्सुअल, उसमें ओरल जो स्टेज थी बच्चों की। ठीक है, और तीसरा था, सॉरी पांचवा है इसमें, कि जो स्किन से स्पर्श करके सीखोगे। यानी कि 5 जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्हीं के माध्यम से कोई चीज सीखी जा सकती है। अगर पांचों ही ज्ञानेंद्रियां उसकी काम नहीं कर रही हैं, तो उसके पास कोई भी साधन नहीं है अब सीखने का, उसकी मेमोरी क्रिएट नहीं हो सकती। तो पांचों सेंसेस के माध्यम से जो भी स्टिमुलस आए, वो मेमोरी उसने ले ली। लेकिन वो मेमोरी थोड़े टाइम तक रहेगी, कि पहले उसकी सेंसरी मेमोरी बनेगी, अगर वो दोबारा उसका एक्सपोजर नहीं हुआ तो यहीं पे वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, लगभग 25 से मान लो 100 सेकंड तक का ये टाइम होता है सेंसरी मेमोरी का। अगर उसके बाद दोबारा कभी ये उसके पास स्टिमुलस नहीं आया, गर्म कुछ लगने का उसकी स्किन पे, तो वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी, वो नहीं रहेगी। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, आपने दोबारा से एक्सपीरियंस कर ली वो चीज, तो वो फिर आपकी पहले कन्वर्ट हो जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की जब आप प्रैक्टिस करते हो बार बार, ठीक है, प्रयास करते रहते हो, उस चीज को रिवाइज करते रहते हो, तो अभी आपकी जो स्टोर हो रही है वो इन्फॉर्मेशन, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होगी। अभी इस लेक्चर को करने के बाद जब उसको बार बार आप रिवाइज करेंगे, तब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है हमारी, वो हमारी इच्छा से बनती है। जिस चीज को हम लॉन्ग टर्म मेमोरी अपना बनाना चाहते हैं, उसकी हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो ये है इसके 3 स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं आपको इसका। ये स्लाइड भी आपने कर ली तो आपका काम इसमें मॉडल में हो जाएगा, कि एनवायरमेंटल स्टिमुलस आया, स्टिमुलस के बाद क्या हुआ, आपकी पहले सेंसरी मेमोरी बनी। ठीक है, और सेंसरी मेमोरी को, कि जैसे हमने किया था परसेप्शन वाले चैप्टर में, कि बहुत सारे सेंसेशन, बहुत सारे स्टिमुलस एक साथ आपके पास आते हैं, उन्हीं में से एक टाइम पे आप किसी एक के साथ ही क्या करते हो, कांटेक्ट करते हो, संपर्क बनाते हो। यानी कि मन जो है एक ही इंद्री के साथ एक टाइम पे जुड़ता है, और बाकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि जिस इंफॉर्मेशन को इस स्टेज में आप अटेंड नहीं करेंगे, वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, लॉस्ट। ये हम पीछे पढ़ के आए, अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट।
ठीक है। तो जिसको आपने अटेंड कर लिया उसी के ऊपर आपकी अटेंशन जाती है। अटेंशन जिस पर जाएगी वही फिर आपकी उसी चीज को आप परसीव कर लेते हो, यानी कि परसेप्शन भी उसी चीज का होगा। और जिस चीज को आप अटेंड नहीं करोगे, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर आपने क्या किया इसके बाद? सेंसरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट होगी? जब आपने जिस इंफॉर्मेशन पे आपने ध्यान दे लिया, ये काफी सारी इंफॉर्मेशन आई थी, तो जो बाकी थी, जिनको अटेंड नहीं किया वो तो लॉस्ट हो गई। जिनको अटेंड कर लिया वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? अटेंडेड इंफॉर्मेशन, या फिर इसको बोल सकते हो आप सेलेक्टेड, क्योंकि जो हमने परसेप्शन किया था वो एक सिलेक्टिव प्रोसेस था। जो हमने अटेंशन किया था उसकी विशेषताएं जब की थी वो भी एक सिलेक्टिव प्रोसेस था, यानी कि आप सिलेक्ट करते हो कि किसके ऊपर आपको ध्यान देना है और किसके ऊपर नहीं देना है। ठीक है। तो जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया, जिसको आपने चूज कर लिया, जिसको आपने अटेंड कर लिया, वो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और जिसको अटेंड नहीं किया वो बस अ, अ, ये लगा लो कि 20 से 25 मिली सेकेंड, पूरी सेकंड भी उसका आभास आपको नहीं रहता है, खो जाती है वो इंफॉर्मेशन। ठीक है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी कब लॉस्ट हो जाएगी? जब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यानी कि अनरिहर्स्ड इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। जिसकी आपने रिहर्सल नहीं की, जिसका अभ्यास नहीं किया, जिस इंफॉर्मेशन का, वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। और तो बिना रिहर्सल वाली तो लॉस्ट हो गई। अब आगे कौन जाएगी इससे? जिसकी आप रिहर्सल करोगे, यानी कि ये क्या हो जाएगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जिसकी आप बार बार, ऐसा नहीं कि एक बार बार जिसकी आप रिहर्सल करते, तो वो क्या हो जाएगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी कभी लॉस्ट होती ही नहीं है क्या? तो ये भी लॉस्ट होती है, लेकिन कब होगी? जब हम लंबे टाइम तक किसी इंफॉर्मेशन को यूज ही ना करें। तो ये आती है आपकी डिके थ्योरी। डिके थ्योरी क्या है कि जिस इंफॉर्मेशन को हम लंबे टाइम तक यूज नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे उसकी स्मृति हमारी क्षीण होती जाती है, लॉस्ट होती जाती है। कि जैसे धीरे धीरे उम्र के साथ आपकी हड्डियां जड़ना शुरू हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही मेमोरी भी धीरे धीरे करके लॉस्ट होना शुरू हो जाती है। यानी कि सम, सारी की सारी नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखा होगा, किसी बुजुर्ग को देखा होगा आपने, वो बचपन की कुछ चीजें हैं जो आज भी आपको बता सकता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार उसका अभ्यास करता रहा है, बार बार उसको सोचता रहा है उस बारे में। तो सम इंफॉर्मेशन में बी लॉस्ट ओवर टाइम, टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि डिके हो रहा है उसका। दो सिद्धांत इसमें चलेंगे आपका। एक तो है डिके का, कि धीरे धीरे वो क्षीण हो गई है इंफॉर्मेशन। दूसरा है कि जो रिहर्सल आप कर रहे थे उससे आप रिट्राइव करते हैं चीजों को, और रिट्राइवर में अगर फेलियर हो, रिट्राइव आप ना करें उस चीज को, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी। तो ये था आपका इसका सिद्धांत। 2-3 पॉइंट और हैं, थोड़ा सा नॉलेज के लिए है आपका, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा। तो वो क्या पॉइंट्स है? पहला है किस पेज में कितनी रिटेंशन रहती है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास थी तो कितनी देर सेंसरी मेमोरी में रहेगी। तो सेंसरी मेमोरी में जो इसका टाइम बताया गया है वो बताया गया है 25 से 2000 मिली सेकेंड। तो ये इसका टाइम बताया गया है सेंसरी मेमोरी में, मतलब इतनी सेकंड के लिए ही वो चीज
रहती है, बाकी सब उड़ जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये 15 से 30 सेकंड का इसका टाइम बोला गया है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसका कोई भी टाइम नहीं बोला गया है, यानी कि इसकी जो रिटेंशन है वो इनफाइनाइट है। एक बार लॉन्ग टर्म में कोई चीज चली गई तो आप कभी भी उसको याद कर सकते हैं। ठीक है। फिर स्टोरेज कैपेसिटी की बात आती है। कि कहाँ पे कितनी स्टोरेज चीजें हो सकती हैं आप। तो स्टोरेज सेंसेशन आप बहुत सारी ग्रैंड कर सकते हो, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही करोगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपका कोटा खत्म हो जाता है, कि 10 साल तक जितने भी आपके चांसेस थे सेंसेशन को ग्रैंड करने के, वो आपने यूज कर लिए। 10 साल के बाद आपको सेंसेशन ही फील नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। तो कैपेसिटी इसकी सेंसरी मेमोरी की लार्ज। शॉर्ट टर्म मेमोरी की लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि रखनी ही बहुत थोड़ी देर के लिए है। मान लिया अभी कोई चीज आपने याद की थी, तो 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक लॉस्ट हो जाएगी, तो बड़े स्पेस की जरूरत नहीं है। क्योंकि 30 सेकंड के बाद किसी अगली मेमोरी के लिए ऑटोमेटिक जगह बन जाएगी। ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, क्योंकि इनफाइनाइट इसको रिटेंशन करनी है, तो इनफाइनाइट इसकी कैपेसिटी होगी। तो ये था इसका एटकिंसन और सिफरिन का मॉडल। अब आते हैं हमारे मेमोरी के टाइप्स, जो हमने किए हैं अभी। सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बता तो दिया है सारा का सारा, बस इसको लिखा हुआ है नोट्स में, तो ये भी पढ़ लो। इंफॉर्मेशन इज यूजली स्टोर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 सेकेंड और लेस। 1 सेकेंड या 1 सेकेंड से भी कम का टाइम इसमें रहता है सेंसरी में। ड्यू टू सेंसरी मेमोरी इवन आफ्टर द स्टिमुलस इज रिमूव। स्टिमुलस हटा भी देंगे किसी पर, किसी आदमी के चेहरे के सामने से, इट्स मार्क्स रिमेन इन द ब्रेन फॉर ए शॉर्ट टाइम। कि थोड़े टाइम के लिए उसका जो निशान है या फिर जो उसकी सेंसेशन है, जो उसकी अनुभूति है, वो बनी रहती है। ठीक है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसरी स्टोरेज या फिर सेंसरी रजिस्टर। क्या क्या चीजें आपने सेंस की है तो उनका एक रजिस्टर बनता चला जाता है। दो टाइप होते हैं इसके। पहला है आइकॉनिक मेमोरी। आइकनिक मतलब कि जिसमें आप आइकन्स को ध्यान रखते हैं, यानी कि आपकी विजुअल मेमोरी जिसमें आएगी। ठीक है। तो 1 सेकंड के लिए लगभग कोई चीज रहती है, क्योंकि आप कोई चीज देखते हो तो एक बार उसकी इमेज बन गई आपकी, तो दूसरी, फिर उसके बाद तुरंत बाद दूसरी इमेज आपकी बन जाती है। ठीक है। अभी आप देख रहे हैं, तो एक बार मान लिया आपने आई को देखा, तो आई को तो इमेज बन गई आपकी, ये इसकी मेमोरी भी बन गई कि आई ऐसा होता है। फिर तुरंत, मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपके पास एन की भी इंफॉर्मेशन आ गई, एफ की भी, ओ की भी, आर की भी, MATION। यानी कि 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपने इससे पूरे वर्ड की इमेज आपने बना ली, अलग अलग अल्फाबेट से पहचान करके। ठीक है। तो ये होती है आइकनिक मेमोरी, जिसमें हम आइकन्स को पहचानते हैं। फिर है इकोइक मेमोरी। इको में आप, इको होती है कि जैसे आपने देखा होगा पहाड़ी इलाके में कभी गए हो घूमने के लिए, तो आप आवाज लगाते हो तो आपकी आवाज लौट के आपके पास आती है, तो उसको बोलते हैं हम इको। यानी कि ये साउंड से संबंधित है। ठीक है। ये थोड़ा सा लंबे टाइम तक रहता है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने बोला, फिर वापस से घूम के वो आवाज आपके कानों तक वापस आएगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा 1 सेकंड से ज्यादा रहता है। तो ये दो टाइप इसमें आते हैं सेंसरी मेमोरी में। फिर इसके बाद आता है अगला शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो थोड़े टाइम के लिए स्टोर होगी। स्टोर्ड ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। STM है शॉर्ट टर्म मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्राइंग टू रिमेम्बर ए फोन नंबर। ठीक है। कि आपने कभी प्रैक्टिस किया ही होगा ये, कि व्हाट्सएप पे कोई आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर भेज दे, और आप वहां से पढ़ के और डायल करने चले जाओ। कि व्हाट्सएप को आपने मिनिमाइज कर दिया, और डायलर आप फोन का डायलर ओपन करके उसको डायल करना स्टार्ट किया, तो 3 या 4 डिजिट ही आप उसमें लिख पाते हो, बाकी का बाद का भूल जाते हो। ठीक है। फिर आपको दोबारा व्हाट्सएप ओपन करनी पड़ती है, उससे आगे का फिर दोबारा आप उसमें टाइप करते हो फोन नंबर। ठीक है। तो यानी कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, एक बार आपने देखा थोड़े टाइम के लिए वो स्टोर रहेगी, 15-20 सेकंड, फिर वो लॉस्ट हो जाए। तो इट इज कॉल्ड एज इमीडिएट मेमोरी, कि तुरंत प्रभाव से ये काम करती है। अभी आपने देखा तो अभी कुछ लोग आपने कहते हुए सुने होंगे कि बीच में मत बोलो भूल जाता हूं मैं, मुझे पहले ये काम करने दो, फिर मैं अगला काम सुनूंगा। ठीक है। क्योंकि जो पहले मैंने सुन रखा है
पहले मैं उसको लिख लूं या फिर पहले उसको काम को कर दूं, उसके बाद अगला कुछ मैं सुनूं, या फिर वर्किंग मेमोरी भी इसको बोलते हैं कुछ दिन। ठीक है। तो ये था आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसके बाद अगला आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसकी काफी सारी टाइप्स हैं, और जिनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम करेंगे। ठीक है। तो विलियम जेम्स ने क्या बोला है, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोला है। कि जैसे आपके कंप्यूटर में एक रैम होती है, एक रोम होती है। ठीक है। ऐसे ही मेमोरी तो है एक, लेकिन एक दूसरा टाइप ही बोल दिया इसको, कि मेमोरी भी आपकी दो तरह की है। एक तो जो आप डेली एक्टिविटीज करते रहते हो अपना, वो मेमोरी मेमोरी एक्टिव रहती है आपकी। ठीक है। जिसमें शॉर्ट टर्म तक आपकी चीजें चली जाती हैं। एक ही दूसरा टाइप आता है मेमोरी का, कि जो आपका जरूरत पड़ने पर ही एक्टिव होता है, वैसे एक्टिव नहीं रहता लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है। तो इसलिए इसने इसको सेकेंडरी मेमोरी बोला। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर 30 सेकेंड टू लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के लिए ये स्टोर हो सकती है इसमें इंफॉर्मेशन, लेकिन जरूरी नहीं है लाइफ टाइम के लिए ही होंगी। ठीक है। तो इसमें भी एक मैक्सिमम टाइम बोल दिया, कि लाइफ टाइम के लिए आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसको बार बार आपको रिहर्सल करनी पड़ेगी, उसको बार बार रिट्राइव करना पड़ेगा। ठीक है। कि जैसे देखा हो आपने, कि कोई मशीनरी ऐसी है आपके घर में कि जो यूज में नहीं है, तो लेकिन फिर भी आप उसकी समय समय पर सफाई करते रहते हैं। जैसे ये गाड़ी है, गाड़ी है तो क्या है, कि चाहे आप चलाते ना हो, 2-3 महीने में एक बार ही निकलती है आपके घर से बाहर, लेकिन हर एक 10-15 दिन में देखा होगा आप उसकी सफाई करने के लिए बाहर निकालते हो उसको, सफाई करके वापस अंदर खड़ी कर देते। ठीक है। यानी कि आपने वो क्या कर रहे हो, उसकी बार बार रिपेयरिंग कर रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो उसकी, और उस इंफॉर्मेशन को बार बार रिट्राइव कर रहे हो, तो वो आपकी लंबे समय तक चल जाएगी। और आप सफाई ना करो उसकी, तो थोड़े ही दिन में ऐसी हो जाएगी कि इतनी धूल जम जाएगी उसके ऊपर कि यूज करने लायक वो ना रहे। ठीक है। और 1 साल तक कोई गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहे तो वो स्टार्ट भी नहीं होती। ये आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल चीज है तो। ठीक है। तो इसलिए इसको इनएक्टिव मेमोरी या फिर लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी बोला जाता है, कि हमेशा ही एक्टिव नहीं रहती है, जब आपको जरूरत पड़ेगी लॉन्ग टर्म मेमोरी की, तब ये एक्टिव होगी। इनएक्टिव मेमोरी या फिर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, जो इनके दूसरे नाम है वो आपके मस्ट है, याद करने जरूरी है। ठीक है। अब दो टाइप की ये मेमोरी आती है आपकी। टाइप्स इसके दो आते हैं, एक होगा जिसमें आप घोषणा दोगे, एक जिसमें घोषणा नहीं दोगे। यानी कि एक घोषणात्मक और एक गैर घोषणात्मक। घोषणा किसी करते हो जो आपको स्पष्ट होती है चीजें। ठीक है। कि अनाउंसमेंट किस चीज की होती है, कि जो एक फाइनल स्टेज पे जो चीज पहुंच जाती है। और घोषणा छुपा के क्या चीज रखते हैं, कि जैसे आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए, जब तक अभी तक तैयारी कर रहे हो तो अपने रिश्तेदारों से छुपा के रखते हो इस चीज को। ठीक है। क्योंकि अभी तक जो आपको रिजल्ट चाहिए है वो आपको नहीं मिला है, तो अपनी मेहनत को आप सीक्रेटली क्या करते हो, जारी रखते हो। और जब आपका जिस दिन नेट जब क्लियर हो जाएगा, उस दिन आप पूरी घोषणा कर दोगे। हो सकता है कि छोटा सा खाना भी रख दो, कि हमारे लड़का यहाँ पे कामयाब हो गया। ठीक है। या फिर जॉब का लगा लो, अगर नेट तैयार का नहीं, कि जब तक बच्चा जॉब की तैयारी करता है, किसी अच्छी जॉब की, तब तक घर वाले कुछ नहीं बताते हैं किसी को कि क्या कर रहा है हमारा लड़का। लेकिन जब वो किसी अच्छे पद पे पहुंच जाता है, जॉब उसकी लग जाती है, तो फिर आसपास को रिश्तेदारों को बुला के सबको एक घोषणा करते हैं वो, मतलब खाना वाना खिला के, कि हमारा लड़का ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है। तो यानी कि एक तो होगी आपकी नॉन डिक्लेरेटिव, जिसकी आप डिक्लेरेशन नहीं देते हो, वो कौन सी होगी आपकी इम्प्लिसिट, यानी कि जो अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है जो। ठीक है। जो अभी किस में है, प्रोसीजर में है, प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। तो उसकी डिक्लेरेशन हम नहीं करते हैं। दूसरा है डिक्लेरेटिव, या फिर जो फैक्ट्स आपके सामने आ गए हैं, या फिर जो स्पष्ट रूप से आपकी मेमोरी बन गई है, तो उसको हम
एक्सप्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके टाइप्स हैं कुछ। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बारे में ज्यादा बात करेंगे हम, इनके ऊपर क्वेश्चन आए पीछे। तो पहले इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो दो मेजर टाइप्स हमने इसके किए। एक है आपका डिक्लेरेटिव, या फिर इसी को बोला है हमने एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट होता है मतलब पूरा व्यक्त रूप में, स्पष्ट, या फिर फैक्ट मेमोरी। दूसरा था आपका नॉन डिक्लेरेटिव, या फिर इसी को बोला है हमने इम्प्लिसिट, या फिर जो प्रोसीजर में थी, जिसका प्रोसीजर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोसीजरल। ठीक है, अब डिक्लेरेटिव के भी आगे टाइप थे। और डिक्लेरेशन किस चीज की देते हो आप? जिसकी चीज के बारे में आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाता है, यानी कि आप उस चीज के प्रति सजग हैं, कॉन्शियस हैं। तो यानी कि इसमें क्या होगा, रिक्वायर्स कॉन्शियस अवेयरनेस। तो कॉन्शियसली अवेयर होना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर यही नहीं पता कि एग्जाम किस चीज का क्लियर किया है, किस चीज की जॉब लगी है, तो घोषणा क्या करेंगे? ठीक है, तो कॉन्शियसली अवेयर इसमें होना पड़ेगा। फिर इसके आगे चार टाइप्स आते हैं। पहला आता है इसमें सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी वो होती है जिसमें आप फैक्ट्स की जानकारी, तथ्यों की जानकारी जिसमें आपको मिलती है। कि जैसे हमने अभी जो भी किए हैं मनोवैज्ञानिक, उनका नाम तो मैंने मस्ट बताया आपको याद करना, लेकिन उसके साथ एक और चीज लिखी हुई थी, ईयर, कि किस ईयर में वो एक्टिव थे, किस ईयर में उन्होंने वो काम किया है। ठीक है, तो ईयर वाला जो पोर्शन हो जाएगा वो आपके फैक्ट्स हो जाएंगे। तो फैक्ट्स इसमें आ जाएंगे। फिर दूसरी होगी इसमें सिमेंटिक एपिसोडिक। एपिसोडिक मेमोरी होगी। एपिसोडिक में क्या होगा? ये तो चीजें आप पढ़ के आए हैं पहले रिसर्च में। एपिसोडिक वर्ड हमने कितनी बार पढ़ लिया, कि जो भी कोई एपिसोड या फिर जो भी कोई घटना आपकी घट जाती है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है, उससे जो मेमोरी बनती है, यानी कि पर्सनली एक्सपीरियंस, जो इवेंट्स हैं जो आपने एक्सपीरियंस कर लिए हैं, एपिसोड्स, फिर इवेंट्स, तो वो एपिसोडिक मेमोरी बन जाएगी। फिर एक बनेगी इसमें विजुअल मेमोरी, जो आप सामने से देख के आपकी मेमोरी बनती है। इसी का टाइप है ये भी। ठीक है, फिर लास्ट आता है इसमें ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। अब इसका क्या मतलब है ऑटोबायोग्राफी का? कि बायोग्राफी क्या होती है? आपने मूवीज में देखा होगा कि आजकल बायोग्राफीज बहुत बन रही है, कि किसी के जीवन को ऐसा कैसे प्रस्तुत करना, यानी कि वो जैसा था वैसा उसको अब मूवी के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो यानी कि अब इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया, ऑटोबायोग्राफी, यानी कि अपनी ही बायोग्राफी, यानी कि अपने से ही, अपने ऊपर ही चीजें बार बार प्रयास करके, बार बार ट्राई करके, तब किसी चीज को मेमोरी। कुछ देखा होगा ना आपने, अपने हाथों पैरों का, बालों का बहुत ध्यान रखते हैं, तो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी बोल सकते हो उनकी, कि हमेशा उनको याद रहता है कि मेरे बाल खराब तो नहीं है, तो एक बार शीशे में चेक करेंगे। ठीक है, मेरे चेहरे पे कुछ लगा तो नहीं है, पिंपल तो नहीं है। ठीक है, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी उनकी बन जाती है। ठीक है, सोते हुए भी नहीं भूलते हैं उस चीज को वो। फिर है नॉन डिक्लेरेटिव, जिसकी आप घोषणा
नहीं कर सकते हो, यानी कि इसमें रिक्वायर नहीं होगी। कॉन्शियस अवेयरनेस डज नॉट रिक्वायर कॉन्शियस अवेयरनेस। इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेमोरी से ही आते हैं आपके साइकोलॉजी में। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से इसको आपको करवा रहे हैं ताकि आप एक एक पॉइंट को आराम से समझ लें। इसके तीन टाइप्स होते हैं मेनली। ठीक है, तो एक तो प्रोसीजर का ही है, प्रोसीजर चलेगा। प्रोसीजरल मेमोरी, इसमें क्या आएगा कि जो प्रोसेस अभी चल रहा है, कि जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, सीखे नहीं है अभी, जब सीख जाएंगे तो आप घोषणा उसकी कर देंगे। अभी सीखे नहीं है, जब सीख जाएंगे तो एपिसोडिक में चली जाएगी, और जब तक सीखे नहीं है वो प्रोसीजरल में रहती है। ठीक है, यानी कि जो भी मोटर एक्टिविटीज इसमें आएंगी वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, मनोवैज्ञानिक भी आ जाएंगी, मतलब जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, पढ़ा नहीं है अभी, चैप्टर याद कर रहे हैं, याद किया नहीं है अभी। ठीक है, तो कॉग्निटिव एक्टिविटीज भी इसमें आ जाएगी। तो प्रोसीजरल है। फिर एक वर्ड आता है इसमें जिसके ऊपर एक बार क्वेश्चन बना था, प्राइमिंग। PRIMING, प्राइमिंग। प्राइमिंग में क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके बारे में पहले आपको बहुत कम पता था, कि जैसे आप लगा सकते हो आइडिया कलर्स का। ठीक है, कि कलर्स में ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कोई अपने मन पे ना ले ये चीज समझाने के लिए। ठीक है, कि जैसे मान लिया लड़कों को जो कलर्स की नॉलेज है वो कम, बहुत कम होती है। जितने उन्होंने उसमें विबग्योर में पढ़ लिए, वो 7 रंग ही उनको पता है कि लाल काला नीला पीला। ठीक है, लेकिन अगर लड़कियों से पूछेंगे तो वो नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, है ना, पर्पल ब्लू, ऐसा कुछ, मतलब बहुत सारे नाम वो बोल देते हैं कलर्स में। ठीक है, हो सकता है एक ही कलर में वो 7 कलर गिनवा दे। ठीक है, बाकी कलर तो रह ही गए। तो ये आता है प्राइमिंग में, कि मतलब एक ही चीज की आप बिल्कुल ऐसे जूम कर दो उस चीज को, इतना डिटेल में उसको देख लो, तो वो प्राइमिंग में आ जाएगा। ठीक है, मतलब डिटेल में किसी चीज को देखना है, ये भी प्रोसीजरल में ही। लेकिन प्रोसीजर में आप सिंपल एक्टिविटीज अपनी सीखते हो। ठीक है, डिटेल में ज्यादा नहीं घुसते हो, जैसे कार चलाना ही सीख रहे हो, बस आपको ये पता लग जाए कि स्टार्ट कैसे होती है, कब क्लच दबानी है, कब गियर लगाना है, कैसे कितना हैंडल मोड़ना है। ठीक है, इतना आपको पता लग जाए आप सीख जाओगे। इंजन को खोल के थोड़ी सीखते हैं उसका, कि कैसे इसको बनाया है गाड़ी को, मैं देखता हूँ, है ना। तो जब वो चीज करोगे तो वो प्राइमिंग में आ जाएगी, कि गाड़ी आप सीख तो रहे हो, लेकिन आप सारा के सारे स्पेयर पार्ट्स को खोल के अलग कर दिया आपने, कि मैं एक एक पार्ट को समझूंगा पहले, फिर चलाना सीखूं, तो वो प्राइमिंग में हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, एनहांस्ड आइडेंटिफिकेशन। किसकी? किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी शब्द की। ऑब्जेक्ट्स या फिर वर्ड्स। तो ये हो जाएगा आपका प्राइमिंग। फिर एक लास्ट आता है इसमें, जो हम कल करके आए, क्लासिकल कंडीशनिंग, लर्निंग थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग। कि क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने कई सारी चीजें पढ़ी थी, कि बार बार वो कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, कोई बता नहीं रहा, उनका कोई गाइड नहीं कर रहा है, फिर भी वो सीख लेते हैं। ठीक है, लेकिन है प्रोसीजर में ही, लर्निंग की फेज में ही है, मेमोरी अभी क्रिएट नहीं हुई। तो ये था आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स। अब इसी में जो हमने लिखी है चीजें वो पढ़ लेते हैं। पहला आता है इसमें नॉन डिक्लेरेटिव प्रोसीजरल या फिर इम्प्लिसिट मेमोरी। इन दिस मोटर स्किल्स, emotional associations, habits, and responses learned through classical conditioning are accumulated. ठीक है, इंफॉर्मेशन इज लर्न स्लोली, धीरे धीरे इसमें सीखा जाता है, और एक बार लर्न हो गई तो ये एक आदत बन जाती है। कि जैसे गाड़ी का एग्जांपल मैंने लिया था, आप सीख रहे हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे इसको सीखते हैं,
और जब सीख जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल के बाद दोबारा गाड़ी, 1 साल से 2 साल तक आपने गाड़ी नहीं चलाई और फिर उसके बाद अगर गाड़ी चलाना स्टार्ट करेंगे तो दोबारा से आपको सीखना पड़ेगा। नहीं, वो आपने सीख लिए तो आदत बन जाएगी। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू इमोशंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसीजरल, या फिर स्किल्स आप सीखते हैं तो स्किल मेमोरी। नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग स्किल्स इनटू कॉन्शियसनेस इजीली, कि स्किल्स को आप कॉन्शियसनेस में लेके आए या फिर उसको कन्वर्ट कर दें तो ये आसान नहीं होता, इसलिए इसमें कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये था आपका नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसके बाद आता है, चलिए प्राइमिंग भी है इसमें। प्राइमिंग क्या है? एन इम्पोर्टेंट phenomenon related to non-declarative memory that has received special attention from psychologists। क्या मतलब? नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी का ही एक फेनोमेनन है ये, और इसमें क्या होगा, स्पेशल अटेंशन दी है। क्यों? क्योंकि जो भी वैज्ञानिक होते हैं वो डिटेल में चर्चा करते हैं किसी भी चीज की, अंदर तक घुस जाते हैं उसके। इन विच स्टिमुलस इज फर्स्ट even for a short period of time, or when a person is first exposed to a stimulus even for a short period of time। ठीक है, कि मतलब थोड़े टाइम के लिए कोई एक्सपोजर हुआ था किसी चीज के लिए, शो दिस इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग और नेमिंग द स्टिमुलस और इट्स एसोसिएटेड स्टिमुलस इन द फ्यूचर। ठीक है, कि मतलब आपने किसी चीज को थोड़े टाइम के लिए भले देखा है लेकिन इतना डिटेल में देख लिया कि जैसे किसी का चेहरा है, घर वाले का कोई चेहरा है, तो आप बार बार डेली देखते हो तो एक एक बारीकी आपको उसमें पता लग जाती है। और उससे 10-20% मिलता जुलता भी चेहरा आपको दिख जाता है कहीं पे, तो आप तुरंत बोलते हो कि तो उसके जैसा है इसका चेहरा। ठीक है, और लड़कियों की ये थोड़ी सी पावर और भी ज्यादा होती है, तो वो इतना ही बता देते हैं कि इसके कान वैसे हैं देखो, ठीक है, इसका नाक वैसा है, इसकी आंखें कैसी उसके जैसी है। तो ये चीजें आ जाती है प्राइमिंग। अगला आता है फिर डिक्लेरेटिव या फिर फैक्ट मेमोरी या फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी। पर्सन कैन क्लियरली एक्सप्रेस करेगा इसमें शब्दों में अबाउट द फैक्ट्स एक्यूमुलेटेड इन इट। टू टाइप्स ऑफ इट ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट एंड एक्सपीरियंस। क्या क्या होंगे वो जो पीछे पढ़ के आए हैं, उसमें से दो टाइप इसमें आ जाएंगे, एपिसोडिक और सिमेंटिक। एपिसोडिक यानी कि जो भी एपिसोड्स आपके साथ डेली डेली घटते हैं उनसे जो आपकी मेमोरी बनती है वो एपिसोडिक। सिमेंटिक यानी कि जो भी आप फैक्ट याद करते हो डेली, इंफॉर्मेशन को याद करते हो, रटते हो, वो सिमेंटिक, रटना सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है, तो पहला आता है इसमें एपिसोडिक मेमोरी। इसमें क्या होगा, किट कंटेन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स दैट हैपन टू ए पर्सन। इसमें क्या होगा, पर्सनली एक्सपीरियंस करेगा वो सारे इवेंट्स को और उससे उसकी मेमोरी बन जाएगी। एपिसोडिक मेमोरी इज लाइक ए मेंटल डायरी इन विच ए वेराइटी ऑफ पर्सनल इवेंट्स आर stored। एग्जाम्पल, माई चाइल्डहुड डेज वर स्पेंट हैप्पीली, आई एट आइसक्रीम यस्टरडे, एक्सेट्रा। ठीक है, कि वो अपने बचपन को याद करके ये बता रहा है कि मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा था, और या फिर कोई बोले कि मैंने कल आइसक्रीम खाई थी और वो बहुत अच्छी थी, तो ये उसने उसके साथ घटना घटी है, तो उन्हीं की जो मेमोरी बन जाती है वो एपिसोडिक में आ जाएगी। फिर इसके बाद आता है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक में आ जाएगा आपका कि जो भी रटते हो आप चीजों को। ठीक है, कि इन सिमेंटिक मेमोरी हैज ए सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट वर्ड्स, सिंबल, फैक्ट्स की जानकारी इसमें आपको रहती है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ द म्यूचुअल relationships of the words, signs, their meaning and rules for manipulating them। ठीक है, मतलब वही सारी चीजें हैं कि म्यूचुअल रिलेशनशिप आपको पता लगता है वर्ड्स का, ठीक है, और साइंस के बीच में क्या संबंध है, उसका मतलब क्या है, क्या उसके रूल्स हैं। इज लाइक ए मेंटल डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया। ये देखना है आपने कि मेंटल डायरी किसको बोला है और एनसाइक्लोपीडिया किसको बोला है और मेंटल डिक्शनरी किसको बोला है। ठीक है, तो मेंटल डायरी किसको बोला था? इससे पहले वाले को ही बोला था, एपिसोडिक को। मेंटल डायरी थी, ये मेंटल डिक्शनरी।
डायरी छोटी होती है, डिक्शनरी बड़ी होती है। उदाहरण के तौर पर आप देख लो इसमें, दस आई नो दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाइज बाय जीरो इज जीरो। ठीक है, तो ये सिमेंटिक मेमोरी है, इसने रट लिया है। कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उसने मिलते हुए नहीं देखा आपस में, उनकी रिएक्शन होके कि पानी बन गया है, कभी नहीं देखा उसने। लेकिन उसने ये चीज रट ली है कि ये ऐसा होता है। ठीक है। अब कोई भी मैथ के जो फॉर्मूले हैं आपके, वो आपने बनते नहीं देखे हैं, या फिर उनका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है नहीं देखा है आप, बस आपने रट लिया है कि जीरो, कि जब किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगी। तो ये था आपका सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है, तो ये था आपका मेमोरी का पूरा सिद्धांत। यहाँ एक छोटी सी टेबल और है, इसी उसी को शॉर्ट में लिखा है जो अभी तक आप पढ़ के आए कि सेंसरी मेमोरी में क्या होगा, 1 सेकंड या 1 सेकंड से कम तक वो मेमोरी रहती है। ठीक है। दृष्टिगत 1/4 सेकंड, और सुनने की लगभग 1 सेकंड। जो हम क्या किया था इसमें, एक किया था इकोइक और एक किया था आइकनिक, सेंसरी मेमोरी के टाइप्स में। ठीक है, तो ये पहला आ जाता है आइकोनिक में, और दूसरे वाला जो सुनने वाला है इसमें आ जाती है इको। ठीक है, तो इकोइक मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म में 20 से 30 सेकंड तक याद रहेगा उसको, एक्टिव है ये। तात्कालिक है यानी कि इमीडिएट है। लघुकालीन है, शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म 30 सेकंड के लिए से लेकर आजीवन ये रहती है। एक्सप्लिसिट ये स्पष्ट होगी, और इम्प्लिसिट यानी कि ये धुंधली यादें जिनकी हम डिक्लेरेशन नहीं करते। तो ये था आपका मेमोरी। कंप्लीट होता है ये टॉपिक आपका। अगर कोई डाउट है किसी को पूरे लेक्चर में, तो अब